हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूथ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। पारिस्थितिकी समझते हैं। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समस्त जीवों के भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कहते हैं। अब बात करते हैं इकोलॉजी शब्द जर्मन भाषा के ओकोलॉजी या ग्रीक भाषा के ओक्योलॉजी का अंग्रेजी रूपांतरण है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। आइकोस रहने का स्थान प्लस लोगोस अध्ययन से मिलकर बना है। फिर या ओकोलॉजी हो गया तथा अंत में अंग्रेजी रूपांतरण में इकोलॉजी हो गया। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखे गए हैं दोस्तों। जैसे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीवविज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने सन 1869 ईस्वी में किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने सन 1869 ईस्वी में किया था। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं की सभी दशाओं को सम्मिलित किया गया है। ये दशाएं जैविक तथा अजैविक होती हैं। जैविक का तात्पर्य दोस्तों उन चीज़ों से है जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैविक का तात्पर्य उन तत्वों या पदार्थों से है जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। जैविक जिनमें जीवन पाया जाता है, जैविक में जीवन पाया जाता है और अजैविक में जीवन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष स्ट्रगल ऑफ एक्सटेंस सिद्धांत दिया, जो जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया? अस्तित्व के लिए संघर्ष सिद्धांत दिया। इसको याद रखेंगे दोस्तों। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत कभी पूछ लेगा, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अस्तित्व के लिए संघर्ष। अब बात करते हैं दोस्तों, अमेरिकी परिस्थितिकीविद फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने परिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रेडरिक क्लीमेंट ने परिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा। चार्ल्स एल्टन ने परिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री के रूप में परिभाषित किया। चार्ल्स एल्टन ने वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में इसको परिभाषित किया। इस प्रकार परिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत दो क्षेत्रों का अध्ययन का समावेश हुआ। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखें। चार्ल्स एल्टन ने परिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। इसके दो क्षेत्रों को देखते हैं। कौन कौन से दो क्षेत्र हैं? नंबर 1, पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन। नंबर 2, जीवों के विकास इतिहास का अध्ययन। पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन और नंबर 2, जीवों के विकासी इतिहास का अध्ययन, अर्थात तो जीव जिसमें विकास करता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की। फ्रेडरिक डार्लिंग ने सन 1963 ईस्वी में परिस्थितिकी के विषय क्षेत्र को और विस्तृत किया, अर्थात परिस्थितिकी के क्षेत्र को इन्होंने और बढ़ाया और बताया कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा उनके आपसी अंतर संबंधों का विज्ञान है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। इन्होंने क्या बताया? फ्रेडरिक डार्लिंग ने सन 1963 में पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र को और विस्तृत किया और बताया कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा उनके आपसी अंतर संबंधों का विज्ञान है। इस परिभाषा के अंतर्गत 3 पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं 3 पक्ष कौन कौन से हैं। नंबर 1, किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन। कोई विशेष क्षेत्र, जैसे जहाँ की जलवायु किसी जीव जंतुओं के लिए अनुकूल होती है, विशेष क्षेत्र जहाँ पे वो जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 की,
किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। कोई एक समुदाय है, उसके मतलब कई जीवों के समुदायों के बीच आपसी अंतर संबंध, जैसे जंगल को ले लेते हैं, उसमें भेड़, भालू, बंदर, सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। 3 नंबर की बात करते हैं, विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंध। विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग समुदाय के जीव जंतुओं के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी अध्ययन के उपागम, अप्रोचेज ऑफ स्टडिंग इकोलॉजी। वर्तमान में पारिस्थितिकी के अध्ययन को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वपारिस्थितिकी, नंबर 2 समपारिस्थितिकी पारिस्थितिकी। तो पहले की बात करते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी इस शाखा के अंतर्गत किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में एकाकी जाति अर्थात एक ही जाति, एकाकी का तात्पर्य यहाँ एक ही जाति का एवं उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उस भौतिक वातावरण में उन जातियों की वृद्धि अर्थात जो प्रजातियाँ या जातियाँ पाई जाती हैं उनके विकास, वृद्धि, विभिन्न अवस्थाओं के चरणों को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 समपारिस्थितिकी पारिस्थितिकी। इस शाखा के अंतर्गत विशेष पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं, में वनस्पति समुदाय का अर्थात ये पेड़ पौधे और अनेक प्रकार की प्रजातियां, वनस्पतियां, समुदायों का उनके आवास के बारे में अध्ययन किया जाता है। कौन सी वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी जलवायु उस वनस्पति के अनुकूल है, अर्थात उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि समस्त जीवधारी पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव एक दूसरे से प्रभावित तथा अपने निवास क्षेत्र या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए जैविक समुदाय बायोलॉजिकल कम्युनिटी अध्ययन की इकाई होती है। जैविक समुदाय अध्ययन की इकाई होती है। समुदाय पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय अध्ययन की इकाई होती है। समुदाय पारिस्थितिकी को पुनः कई उपभागों में विभाजित किया गया है। इसके कई उपभाग है दोस्तों, देखते हैं एक-एक करके। जैसे बायोम पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु संबंधी दशाओं एवं एक से अधिक जैविक समुदायों की विभिन्न अवस्थाओं, क्रियाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वनस्पति अर्थात हरे पेड़ पौधे एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूहों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बायोम पारिस्थितिकी में विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं उस पेड़ पौधे तथा वहाँ पर के जीव जंतुओं के क्रियाशील समूहों को शामिल किया जाता है। नंबर 2 जनसंख्या पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई विशेष एक जात के उनके पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 बात करते हैं सामुदायिक पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं के विभिन्न जीवों के मध्य समझना दोस्तों, यहाँ पे पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किस समुदाय के अंतर्गत करते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत पौधे एवं जंतुओं के विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। 4 नंबर दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों इस चीज़ को समझना होगा, पारिस्थितिकी तंत्र अलग है और पारिस्थितिकी अलग वर्ड है, बहुत डिफरेंट है दोनों में। अभी मैंने बताया था पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में व्याप्त समस्त जीवधारियों, पौधे, जीव जंतुओं, भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसकी रचना जैविक और भौतिक संगठकों का तात्पर्य दोस्तों वहाँ की जलवायु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और मानसून, ये सब उस पर निर्भर करता है। भौतिक संसाधन जो भी हैं द्वारा होती है, और यह पर्यावरण अध्ययन का मूल आधार है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर की संरक्षण पारिस्थितिकी।
कंजर्वेशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन दोस्तों हमारे क्या है, जैसे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है और खनिज पदार्थ हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। वन, वन्य जीव, जल, जलीय जीव, भूमि प्रकाश, खनिज आदि के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर की, मैंग्रोव पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत समुद्र तट पर खारे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। समुद्र तट के किनारे जो खारे जल में पाई जाने वाली वनस्पति है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैंग्रोव वनस्पति। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें हमें आंसर लगाना होगा समुद्र तट के किनारे खारे जल में पाई जाने वाली वनस्पति को हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो देखते हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या है। इसके अंतर्गत समुद्र तट पर खारे जल में पाई जाने वाली वनस्पति एवं वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं, खारे जल में पाई जाने वाली वनस्पति एवं वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं, मैंग्रोव पारिस्थितिकी के अंतर्गत। मानव पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी में क्या है, मानव पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करते हैं। मानव जीवन पर जो विभिन्न प्रकार के कारक अपना प्रभाव डालते हैं उसका अध्ययन करते हैं। 8 नंबर दोस्तों, जंतु पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न जंतुओं के आपसी तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। जंतु परिस्थिति में किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्न जंतुओं के आपसी तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। 9 नंबर दोस्तों, निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी। निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी अर्थात रहने का स्थान, निवास का तात्पर्य यहाँ रहने के स्थान से, जीवधारियों के आवासों का तात्पर्य वहाँ रहने से है। आवासों का अध्ययन उनके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसके कई उपभाग हैं दोस्तों, इनके भागों को देखते हैं। ए, वन पारिस्थितिकी, घास पारिस्थितिकी, ताजे जल की पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, पर्वत पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी, कोरल रीफ पारिस्थितिकी। ये किसके उपभाग है, निवास क्षेत्र एवं पारिस्थितिकी के उपभाग हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की, व्यवहारिक पारिस्थितिकी, अप्लाइड इकोलॉजी। यह पारिस्थितिकी अध्ययन की आधुनिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जैविक, अभी मैंने बताया दोस्तों, जैविक वे होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है और अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो यह पारिस्थितिकी अध्ययन की आधुनिक व्यवस्था इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों, दोनों के मध्य अंतर संबंधों एवं समस्याओं के निदान का निराकरण का अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक पारिस्थितिकी में जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों तथा उनकी समस्याओं के निराकरण का अध्ययन करते हैं। 1 नंबर दोस्तों, पर्यावरण की दृष्टिकोण से सामाजिक नियोजन के कार्यक्रमों का नियमन करना जो मुख्य रूप से है। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, देखते हैं। नीचे सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों के पुनर्चक्रण, जैसे वनस्पति के क्रमानुगत परिवर्तन की संकल्पनाओं को विभिन्न नियोजन संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर बात करते हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के निदान। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के निदान के लिए प्रकृति के संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन में पारिस्थितिकी की भूमिका का एहसास कराना। दोस्तों आज पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हो चुका है, क्योंकि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, विभिन्न प्रकार की गैसों के क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जिससे सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को ओजोन परत रोकती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पारिस्थितिकी का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ इकोलॉजी। मानव जनसंख्या में आए दिन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है दोस्तों। मानव जनसंख्या में आए दिन वृद्धि के कारण मानव समाज प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, अर्थात उसको नष्ट कर रहा है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोग जंगलों को काट रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसका परिणाम आज मानव जीव जंतु दोनों को भुगतना पड़ रहा है।
जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। विभिन्न प्रकार की दोस्तों फैक्ट्रियाँ खुली हुई है जिससे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अतः परिस्थितिकी के अंतर्गत अब समस्त जैविक परिस्थितिकी में अब समस्त जैविक समुदाय के संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा रहा है। अर्थात दोस्तों परिस्थितिकी के अंतर्गत अब समस्त प्रकार की समुदायों का अध्ययन किया जा रहा है। परिस्थितिकी अब जीव विज्ञान की एक संश्लिष्ट शाखा ही नहीं, समझना दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिस्थितिकी अब जीव विज्ञान की एक संश्लिष्ट शाखा ही नहीं बल्कि यह एक दृष्टिकोण बन गई, अर्थात बहुत ही महत्व हो गया है इसको। अब परिस्थितिकी पर्यावरण या जीवमंडलीय परिस्थिति तंत्र की एकता तथा संतुलन पर बल देते हैं। परिस्थिति तंत्र की एकता तथा संतुलन पर बल देते हैं। वर्तमान में परिस्थिति के विषय क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख पक्षों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से दो पक्ष हैं देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से हमारे दो पक्ष हैं। नंबर 1 समस्त जीवमंडल। नंबर 1 क्या है दोस्तों, समस्त जीवमंडल या उसके किसी भाग के जैविक एवं अजैविक संगठकों में आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। नंबर 2 बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने हेतु प्राकृतिक संसाधनों की कमी तथा पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं जैविक तथा अजैविक संगठकों का उचित संतुलन, अर्थात जैविक और अजैविक संगठकों के बीच उचित संतुलन बनाए रखते हुए उनके संरक्षण का उचित प्रबंध किया जाए। अर्थात जैविक और अजैविक घटक जो हैं उनके बीच संतुलन भी बना रहे और हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको रिप्लाई करना होगा कि इसका क्या आंसर होगा। कमेंट में आप रिप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। जैसे परिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा करता है। परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अभी मैंने बताया आपको, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। जैविक घटक होता है, जैविक घटक अभी मैंने बताया, जैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है और अजैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो यहाँ क्वेश्चन है जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक कौन से होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अस्तित्व के लिए संघर्ष। स्ट्रगल ऑफ एक्सटेंस नामक सिद्धांत किसने दिया था? अभी ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अस्तित्व के लिए संघर्ष नामक सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। चार्ल्स डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष नामक सिद्धांत में क्या कहा? चार्ल्स डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष नामक सिद्धांत में क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? संघर्ष नामक सिद्धांत के अंतर्गत कभी न कभी, समझना इस चीज़ को दोस्तों, संघर्ष नामक सिद्धांत के अंतर्गत कभी न कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनमें टकराहट अवश्य होती है। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनमें टकराहट अवश्य होती है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, परिस्थिति को समुदाय का विज्ञान किसने कहा था? परिस्थिति को समुदाय का विज्ञान किसने कहा था? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने कहा था। किसने कहा था? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने कहा था। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास। वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिस्थिति को किसने परिभाषित किया? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, चार्ल्स एटलन ने। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, परिस्थिति समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा उनके आपसी अंतर संबंधों का विज्ञान है, यह किसने कहा था? परिस्थिति समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों तथा उनके आपसी अंतर संबंधों का विज्ञान है, यह किसने कहा था? इसको किसने कहा था? फ्रेडरिक डार्विन ने सन 1963 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हरे पेड़ पौधों की अधिकता किस परिस्थिति में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यावरण से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना रहती है। हरे पेड़ पौधों की अधिकता किस परिस्थिति में है? उस परिस्थिति का नाम है बायोम परिस्थिति।
इस परिस्थिति में हरे पेड़ पौधों की अधिकता अधिक है, अर्थात हरे पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समुद्र जल में पाई जाने वाली वनस्पति को किस परिस्थिति के अंतर्गत रखते हैं? समुद्र जल में पाई जाने वाली परिस्थिति को किस परिस्थिति के अंतर्गत रखते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंग्रोव परिस्थिति। किस परिस्थिति के अंतर्गत रखते हैं? मैंग्रोव परिस्थिति। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। परिस्थिति के अध्ययन में शामिल है, परिस्थिति के अध्ययन में शामिल है, क्या क्या शामिल इसमें? सजीव, निर्जीव और वनस्पति। सजीव, निर्जीव और वनस्पति जगत शामिल है, अर्थात सजीव, निर्जीव और हरे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें परिस्थिति के अध्ययन में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कमेंट में इनका आंसर आप रिप्लाई करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर क्लियर करूंगा। जैसे प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ए इकोटाइप, बी इकेड, सी इकोटोन, डी इकोस्फीयर। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, परिस्थिति तंत्र किससे मिलकर बना है? परिस्थिति तंत्र किससे मिलकर बना है? नंबर 1 आबादी एवं उसके निर्जीव घटक, आबादी। नंबर 2 जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक, जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक। दोस्तों ये ए वाला सिंगल है और बी में क्या क्या? जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक, ये बी का कोई आंसर है। और सी नंबर में क्या है? जीवी प्रदूषण। डी में क्या है? आबादी और उसके निर्जीव घटक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नंबर नई दिल्ली, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। कमेंट में दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 14, डार्विन का उद विकास का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? क्वेश्चन ए आंसर नंबर ए संकरण, बी उपयोग एवं अनुप्रयोग, सी प्राकृतिक वर्ण, डी उत्परिवर्तन। किस पे आधारित है? आप लोग इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी कहलाता है, विश्व का वह भाग जहां मानव का अधिवास स्थायी है कहलाता है, क्या कहलाता है? इक्यूमेन, अधिवास क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते। पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि इसके आंसर है दोस्तों सीमित जल तथा अग्नि का होना। का नंबर क्या है? कीट तथा कवक की उपस्थिति। घ नंबर सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी। घ नंबर कोई नहीं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? का नंबर पौधे और जीव। यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा टाइप करते वक्त, आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे वैसे। ग नंबर जैविक और अजैविक घटक। घ नंबर खर पतवार और जीव। क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। पहला क्या होगा? मनुष्य और वन। ख नंबर क्या होगा? मृदा और जीव। ग नंबर क्या? पानी और पवन। घ नंबर क्या? जीव और वातावरण। ठीक है दोस्तों, इसमें एक आंसर हमारा सही होगा। 19 नंबर प्रश्न, पर्यावरण प्रतिफल है। का नंबर जैविक भौतिक अजैविक तत्व का। जैविक भौतिक अजैविक तत्व का। ख नंबर केवल भौतिक का। ग नंबर केवल जैविक का और घ नंबर कोई नहीं। 20 नंबर दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है। का नंबर आकाश। ख नंबर वातावरण। ग नंबर अंतरिक्ष। घ नंबर पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में आंसर रिप्लाई करके बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।